हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया एकदम। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में सब कुछ पता लगा रहे हैं। जैसे कैसे हम बता रहे थे कि सिस और ट्रांस होता है, कैसे हम बता रहे थे कि ई और जेड नॉमेनक्लेचर हम कैसे बता सकते हैं, सिन और एंटी बता सकते हैं। वहां हमने बात की थी ऑक्साइन की, तो वो सारी बातें की थी हमने। फिर लास्ट में हमने किया था टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो उस सेशन में हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, हमने वहां पर लेक्चर की बात की थी, वहां पर हमने थ्योरी की बात की थी। ठीक है, यहां हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे कैसे पूछ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस की, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पढ़ाई आप थोड़ा प्लानिंग करिए पढ़ाई के बारे में, समझ रहे हैं? मुझे पता है प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जितना हो सके उतनी प्लानिंग आप करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, एक साथ बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं लेना है, छोटे छोटे टॉपिक आप कवर करिए जो आपको लगते हैं हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, जो चीजें टफ है वो आपके लिए भी टफ है, सबके लिए भी टफ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है उस टॉपिक के क्वेश्चन हो सकता है बहुत कम, क्योंकि टफ टॉपिक बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ टॉपिक आता है, नहीं। जो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं इनका क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, अगर आप इन्हें कवर करते हैं तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, समझ रहे हैं? तो चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए साथ ही साथ, और चीजों को समझते रहिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्रैक्टिस करेंगे अपन। आप जितनी प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं आज वो सारी अपन करने वाले हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स में सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे हम ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर की, जो कि बहुत एग्जाम में आ सकता है, नीट में आ सकता है, बहुत ही पूछा है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो यहाँ पर बात करें ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन या ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर की, तो यहाँ पर ई एंड जेड हम निकालते कैसे थे बच्चों, ये हमने आइसोमेरिज्म में बहुत अच्छे से सीख रखा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था, तो आपको वहां पर जाकर ये देखना होगा। अगर ये नहीं आपको आता है तो वहां आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और जो डिफरेंट क्वेश्चन है कैसे गलती करते हैं आप, उन गलतियों को हम सुधारेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई एंड जेड की। तो ई एंड जेड किस पे डिपेंड करता है बच्चों? कौन प्रेफरेंस है, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है जिससे वो जीतेगा और प्रेफरेंस हम उसे देंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं सीआईपी रूल। सीआईपी रूल क्या कहता है कि अगर किसी एटम है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो वो वहां डोमिनेट कर जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, लेट्स सपोज आइसोटोप है, तो एटॉमिक नंबर वहां सेम होगा तो हम किस पर डिपेंड करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम बच्चों यहाँ पर करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए बच्चों, ई और जेड में हम किसको कंपेयर करते थे? कार्बन की बची हुई वैलेंसीज को कंपेयर करते थे। हमें ये कंपेयर नहीं करना है बच्चों, ये कंपेयर नहीं करना है, हमें बची हुई वैलेंसीज को क्या करना होता था? कंपेयर करना होता था। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक नंबर या फिर मॉलिक्यूलर वेट। शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अगर मैं यहां पर बात करूं हाइड्रोजन है और यहां ड्यूटेरियम है, तो क्या हाइड्रोजन होता है 1H1 और ड्यूटेरियम होता है 1H2? तो बच्चों बताइए, यहां पर 1H1 और 1H2 में मॉलिक्यूलर वेट 2 ज्यादा है, तो यहां पर ड्यूटेरियम क्या करेगा? डोमिनेट कर जाएगा। बहुत इजी हो गया। सेकंड राउंड में बात करें तो यहां पर बताइए साइक्लिक फॉर्म है। मैंने बताया था साइक्लिक फॉर्म आप कभी भी ट्राई करें तो वहां पर ब्रेकिंग मेथड यूज करें। उसके साथ ही साथ मैंने वहां शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आप बिना ब्रेक करे आंसर सही ला सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर ब्रेकिंग मेथड की, तो मुझे पता है या तो मैं यहां से ब्रेक करूंगा या तो मैं यहां से ब्रेक करूंगा। क्लियर हो रहा है? यहां से ब्रेक करता हूं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा, देन कार्बन आएगा, देन कार्बन आएगा, देन कार्बन आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? अगर मैं यहां से ब्रेक करता यहां से ब्रेक करता हूं तो सोचिए कार्बन के साथ क्या आएगा बच्चों? कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कार्बन के साथ एक बार कार्बन आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, और एक बार कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं ये कह सकता हूं। क्लियर हो रहा है? वैसे हम यहां पर बात करें तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सर यहां से ब्रेक करें या यहां से ब्रेक करें, कार्बन के साथ दोनों तरफ क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। क्या मुझे आगे जाने की जरूरत है? नहीं बच्चों, जब मुझे पहले ही कोई जिता दे तो मुझे आगे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा या ये, यहाँ बच्चों ये डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी के साथ डायरेक्ट कौन है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन है। तो बताइए बच्चों, डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो क्या सेम साइड है, और सेम साइड होते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? जेड आता है।
तो आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं शो करेगा? अगर वो जीआई ही नहीं शो कर रहा है तो वहां ई और जेड की कोई बात नहीं होगी। जब जीआई शो करेगा तभी वहां पर हम ई और जेड की बात करेंगे। तो मुझे देखा कि यहाँ पर मैथिल है, यहाँ एथिल है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये दोनों डिफरेंट है, क्लियर। लेकिन अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग में सी है, इधर भी सी है, आगे गए तो यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी ही है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों वैलेंसीज क्या है? इक्वल है। इसका मतलब क्या ये जीआई शो करेगा? जीआई शो नहीं करेगा। इसका मतलब जीआई नहीं शो करेगा तो क्या यहाँ ई और जेड होगा? ई और जेड की कोई बात नहीं होगी। सोचिए अगर यहीं पर मैं क्लोरीन लगा देता और यहां पर मैं ब्रोमीन लगा देता बच्चों, क्या अब यहां वैलेंसीज क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। वैलेंसीज डिफरेंट हो गई तो यहां पर मैं डोमिनेटिंग फैक्टर यूज कर सकता हूं, क्या? एटॉमिक नंबर। यहां की बात करें तो मैथिल है, ये एथिल है। एथिल क्या होता है? कार्बन, देन कार्बन। ये क्या होता है? सिर्फ कार्बन। इसका मतलब बच्चों डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हुआ? ये हुआ। यहां की बात करें तो यहां से कार्बन और कार्बन सेम है, आगे गए तब भी कार्बन और कार्बन सेम है, लेकिन बच्चों कार्बन से ब्रोमीन है, यहां कार्बन से क्लोरीन है। तो बताइए ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कौन ज्यादा होता है? ब्रोमीन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये कुछ इस तरीके से होगा। क्या ये दोनों अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है बच्चों, तो कॉन्फिगरेशन या फिर मैं कह सकता हूं नोमेनक्लेचर क्या होता है? ई होता है। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? क्लियर है। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में कभी कभी आईयूपीएसी यूज करता है और आईयूपीएसी के थ्रू आपको ई और जेड पूछ लेता है वो। तो बच्चों यहां पर ई और जेड निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे बच्चों। नंबरिंग हम यहां से करें या यहां से करें, आप देख सकते हैं यहां तक चीजें इक्वल है, लेकिन यहां क्लोरीन है, यहां कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कौन प्रेफरेंस पहले आएगा? इसका प्रेफरेंस पहले आएगा। तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत है? अब यहां ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, ऐसे दे सकता है आपको 2E 4Z या फिर 6E, ऐसे करके आपको वो ऑप्शन क्रिएट कर सकता है। तो इन ऑप्शन को आप कैसे चेक करोगे? आपको चेक करने के लिए एल्कीन का नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि एल्कीन में E आएगा या Z आएगा। यहां पर हम कंपेयर करने बहुत इजी है कंपेयर करना। मैं देख सकता हूं यहां होगा हाइड्रोजन, यहां होगा हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन बना लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कंपेयर करना। तो बच्चों बताइए यहां पर अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो यहां मैथिल है, यहां हाइड्रोजन है, कौन जीतेगा? मैथिल। यहां की बात करें तो यहां हाइड्रोजन है, यहां पूरा ग्रुप है, कौन जीतेगा? ये पूरा ग्रुप। कोई दिक्कत है क्या? तो बताइए ये अपोजिट है या सेम है? अपोजिट है, तो मैं कह सकता हूं ये क्या होगा बच्चों? ई होगा। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब हम टिक नहीं मारेंगे, अपने माइंड में सेट करेंगे यहां कौन जीत रहा है। बच्चों यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है C डबल बॉन्ड C। क्लोरीन है या कार्बन है, कौन जीतेगा? क्लोरीन। इसका मतलब यहां कौन जीत रहा है? ऊपर। यहां की बात करें तो यहां हाइड्रोजन है, यहां पूरा ग्रुप है, कौन जीतेगा? ये। क्या दोनों सेम साइड है? सेम साइड है तो यहां क्या होगा बच्चों? जेड होगा। क्लियर हो गया क्या? यहां की बात करें तो हाइड्रोजन है, यहां पूरा ग्रुप है, कौन जीतेगा? पूरा ग्रुप। यहां हाइड्रोजन है, यहां कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो कौन जीतेगा? कार्बन। क्या ये बच्चों दोनों अपोजिट है? अपोजिट है तो यहां क्या होगा? ई। इसका मतलब क्या मैंने ये सही लिखा था? वैसे तुक्का हो गया ये, तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 पे E आएगा, 4 पे Z आएगा और 6 पे बच्चों क्या आएगा? E आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2E 4Z एंड 6E। तो इस तरीके से वो आपको प्रेफरेंस दे सकता है, आपको क्वेश्चन में वैरायटी दे सकता है। तो आपको यहां पर E और Z कंपेयर करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, तो कोई E और Z नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? यहाँ की बात करें तो बच्चों यहाँ ऊपर क्योंकि ये हाइड्रोजन होगा, मुझे पता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। आपको हाइड्रोजन बनाने की जरूरत है नहीं, आप हाइड्रोजन के बिना भी कर सकते हो। आपका माइंड बहुत तेज है, आप हाइड्रोजन के बिना भी कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो यहाँ वैलेंसी हाइड्रोजन है, यहाँ पूरा ग्रुप है, कौन जीतेगा? पूरा ग्रुप। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पूरा ग्रुप है, कौन जीतेगा? पूरा ग्रुप। क्या ये सेम साइड है? सेम साइड है तो बच्चों जेड। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर नीचे, यहाँ भी नीचे। अब हम बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन है और पूरा ग्रुप है, हाइड्रोजन है और पूरा ग्रुप है। क्या बच्चों यहाँ पर भी जेड आएगा? यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों?
H है पूरा ग्रुप है तो कौन जीतेगा ऊपर, यहाँ H है यहाँ पूरा ग्रुप है कौन जीतेगा ये। तो बताइए बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा Z होगा। तो इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप नंबरिंग करके यहाँ E और Z इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सीखा था यहाँ पर तो सर सिन और एंटी लिखते थे। कभी मान लीजिए आपको E और Z भी पूछ ले तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे लोन पेयर को हमेशा हम 0 प्रायोरिटी रहते हैं। मतलब ये कुछ भी लगाओ लोन पेयर तो कभी नहीं जीतेगा। क्लियर है। तो यहाँ अगर हम सिन और एंटी की बात करते हैं तो सिन और एंटी तो बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। क्या करते थे सिन और एंटी में, एक होता था एल्डोक्साइन, एक होता था कीटोक्साइन। एल्डोक्साइन कब होता था जब एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप NH2OH के साथ रिएक्ट करता था तो वो क्या बनता था एल्डोक्साइन। कीटोन के साथ अगर NH2OH की रिएक्शन होती थी तो वो क्या बनता था कीटोक्साइन। तो यहां बच्चों बताइए क्या ये एल्डोक्साइन है? एल्डोक्साइन में तो मुझे क्या देखना होता था OH और H की पोजीशन। क्या ये अपोजिट है? अपोजिट है तो मैं यहां कह सकता हूं ये क्या है एंटी है। क्लियर। अगर सेम होता तो मैं क्या बोलता सिन बोलता। बच्चों यहां पर अगर E और Z की बात करें तो E और Z में मैंने बताया नोन पेयर हमेशा हारेगा तो कौन जीता ये। यहां कौन जीतेगा बच्चों CH3 या H ये। इसका मतलब यहां मैं क्या कह सकता हूं Z कॉन्फिगरेशन। कोई क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसे हमने बताया कि एंटी होगा और कैसे बताया हमने कि यहां पर Z होगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम ध्यान दें तो मेरे पास यहां मैथिल है, एथिल है, लोन पेयर है OH। क्या ये कीटोन से बना होगा मुझे क्लियर पता है क्योंकि यहां पर कीटोन R कंटेनिंग ग्रुप है। R कंटेनिंग ग्रुप है तो यहां कार्बोनिल कैसा रहा होगा कीटोन रहा होगा। इसका मतलब ये कीटोक्साइन है। और कीटोक्साइन में हमने बात किया था तो वहां सिन भी लिख सकते हैं और एंटी भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों यहां पर अगर मुझे OH कंपेयर करना है तो OH के सिन में कौन है एथिल तो मैं लिख सकता हूं सिन एथिल। बचा हुआ ग्रुप कौन है मैथिल और क्या लिख सकता हूं कीटोक्साइन। क्लियर हो गया होगा आपको ये। ऐसे ही सोचिए अगर मुझे यहां एंटी लिखना होता तो मैं लिखता पहले एंटी। OH के एंटी में कौन है मैथिल, फिर कौन है एथिल और फिर क्या लिखता बच्चों कीटोक्साइन। क्या लिखता मैं यहां पर कीटोक्साइन। क्लियर होगा यहां पे आपको। एग्जांपल 7 नंबर की बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहां पर कभी अगर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे उसका तरीका देखें। यहां पर अगर मेरे पास कभी मल्टीपल बॉन्ड है तो मुझे पता करना है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, किसकी प्रेफरेंस ऑर्डर ज्यादा होगी। इसको पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं जैसे आपने सोचा था रिंग में आपने क्या किया था बॉन्ड ब्रेक किया था और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आप लास्ट में कार्बन जोड़ रहे थे, आपको ध्यान होगा वहां पर। वैसा ही कुछ यहां भी है। अगर मैं इसके एक बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ऐसे आप सोचिए कि ये कार्बन इस कार्बन से 2 बार जुड़ा है। क्लियर है। तो सोचिए अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक बार ये जुड़ा हुआ है यहां 2 बार था तो जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो कार्बन में यहां जोड़ सकता हूं। वैसे ही ये कार्बन भी इस कार्बन से कितनी बार जुड़ा था 2 बार, अभी कितनी बार जुड़ा है 1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है। एक एग्जांपल और करते हैं C डबल बॉन्ड O। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। C डबल बॉन्ड O को अगर मैं लिखना है तो पहले मुझे क्या करना है सिंगल बॉन्ड में लिख लेना है। मैंने बॉन्ड ब्रेक किया था तो बची हुई वैलेंसी क्या मुझे उस पर नोट करनी होगी। बिल्कुल। ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कितनी बार कनेक्टेड था 2 बार, तो अभी मुझे एक ऑक्सीजन और लगाना पड़ेगा। वैसे ही ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से कितनी बार जुड़ा था 2 बार, तो मुझे कार्बन एक और लगाना पड़ेगा। तो क्या आप सीख गए कैसे हम ब्रेक करेंगे। क्लियर है क्या। यहां बताइए देखकर यहां पर अगर मैं जोड़ूंगा तो C के साथ C जुड़ेगा और फिर C के साथ C जुड़ेगा। यहां मुझे अगर बॉन्ड ब्रेक करना होगा ट्रिपल बॉन्ड में तो क्या मुझे ट्रिपल बॉन्ड में ब्रेक करना है तो मुझे 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो क्या ये कार्बन इस कार्बन से 3 बार जुड़ा है तो बचा हुआ कितनी बार जोड़ना है मुझे 2 बार। तो क्या अब ये 3 बार जुड़ चुका है। वैसे ही इस कार्बन को मैं क्या करूंगा ऐसे जोड़ूंगा जिससे कि मुझे पता लगे कि मैंने जितने बॉन्ड तोड़े हैं उतनी बार मैंने कार्बन को क्या किया है ऐड किया है। तो मुझे बताइए बच्चों यहां पर ये प्रेफरेंस है और यहां ये प्रेफरेंस है, कौन जीतेगा। इस कार्बन के साथ कौन है लगातार 2 है, इस कार्बन के साथ क्या है एक ही C है। तो बताइए 2 C है और यहाँ 1 C है, कौन जीतेगा 2 C। तो प्रेफरेंस किसको देंगे C ट्रिपल बॉन्ड C को। यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर है किसको देंगे मैथिल को। तो बताइए सेम साइड है तो क्या इसे मैं Z बोल सकता हूँ, Z बोल सकता हूँ। तो जितनी वैरायटी थी E और Z में हमने क्लियरली पता लगा ली।
इससे ज्यादा इससे ऊपर कभी नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा है भी नहीं ई और जेड पे। क्लियर? तो ये बहुत अच्छे से आपने सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसकी प्रैक्टिस करें। तो अब ट्राई करते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो आपको पता है कि कभी भी अगर जीआई शो करना है तो या तो एल्कीन के अबाउट जीआई शो होता है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, या फिर रिंग के अबाउट होता है सिग्मा बॉन्ड। और रिंग के अबाउट एल्कीन कब जीआई शो करता है? जब रिंग का साइज 8 या 8 से बड़ा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 मेंबर। क्लियर है बात यहाँ पर? तो रिंग का साइज यहाँ 8 से बड़ा है, आपको दिख रहा है, इसका मतलब एल्कीन के अबाउट जीआई शो करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ n की वैल्यू क्या है? 1 है। किसी टाइप की कोई सिमेट्री और कोई बात नहीं है यहाँ पर, तो सीधे हम 2 की पावर 1, इसका आंसर कितना आएगा? 2। इसका मतलब या तो ये सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ कोई एल्कीन नहीं है बच्चों, कोई एल्कीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। मुझे पता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ कार्बन है तो यहाँ छुपा हुआ क्या होगा? H होगा। यहाँ कार्बन है तो छुपा हुआ क्या होगा? H होगा। क्या ये दोनों अनइक्वल है? इसका मतलब यहाँ पर जीआई शो कर सकता है। अगर इसी केस में कुछ इस तरीके से दिया होता तो बच्चों मैं कह सकता था कि यहाँ जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि ये कार्बन और कार्बन क्या है? इक्वल है। तो मुझे बताइए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये भी क्या होगा? सिस और ट्रांस। बहुत अच्छे से हमने लेक्चर में सीख रखा है। अगर आप अभी भी नहीं सीखे हो तो उस लेक्चर को जरूर देखें, उस लेक्चर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो मुझे क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में? पहले सबसे पहले देखना है कंपाउंड सीधे अनसिमेट्रिकल दिख रहा है। क्यों अनसिमेट्रिकल है? यहाँ ये ग्रुप है और यहाँ पर ये ग्रुप्स है। क्या मुझे इसके बाद n काउंट करना होता है? n क्या होता है? नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। सबसे पहले बात करते हैं इस एल्कीन की। एल्कीन तभी शो करेगा जब रिंग का साइज 8 या 8 से बड़ा हो, तो ये नहीं शो करेगा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये अलग है, H अलग है, ये अलग है, H अलग है। इसका मतलब इसके अबाउट शो करेगा 1। ये एल्कीन शो करेगा, बहुत अच्छे से सीख गए होंगे आप। 2 यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा। इसका मतलब कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 की पावर n। और यहाँ n कितना है बच्चों? n है 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4। तो माय आंसर इज 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। कैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया? आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसका मतलब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? बच्चों देखिए ध्यान से, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है। इसका मतलब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? या तो इवन वाला लगेगा या फिर ऑड वाला लगेगा। इवन और ऑड हमें क्या देखना है? n को। क्या मुझे पता है ये भी जीआई शो करेगा और ये भी जीआई शो करेगा? n इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 2। इसका मतलब क्या ये इवन है? इवन है तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। अगर आप सॉल्व करें तो 2 की पावर 2 माइनस 1 1, 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1। बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। और 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या कहलाती है? इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 1। टोटल कितने आएंगे बच्चों? 3। तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया आपने सीखा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ देखें कि जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या मुझे पता है इस एल्कीन के अबाउट अगर चेक करो, ये वैलेंसी ऑक्सीजन है, ये वैलेंसी कार्बन है, ये वैलेंसी ऑक्सीजन है, ये वैलेंसी कार्बन है। क्या बच्चों यहाँ दोनों डिफरेंट है? डिफरेंट है तो यहाँ ये जीआई शो करेगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या सर मैं इसको रिंग को डबल बॉन्ड मान सकता हूँ? नहीं बच्चों, रिंग को डबल बॉन्ड तभी मानना है जब बीच में कोई भी ग्रुप ना लगे हो। यहाँ तो ऑक्सीजन लगा है, यहाँ कार्बन है। इसका मतलब यहाँ ग्रुप्स लगने की वजह से इसे मैं डबल बॉन्ड नहीं मान सकता। क्लियर है? तो यहाँ इसके अबाउट जीआई शो कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में आप पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर किसके अबाउट चेक कर रहे हैं, किसके अबाउट जीआई शो कर रहा है, करेगा। मैंने बताया था लगातार अगर ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है तो जीआई शो करता है, इवन नंबर ऑफ एल्कीन है तो जीआई शो नहीं करता है। तो यहाँ ये भी करेगा और बच्चों यहाँ पर ये भी करेगा। और ध्यान से देखें तो बीच में सिमेट्री भी आ रही है बच्चों। सिमेट्री आप ध्यान से देखें तो सिमेट्री यहाँ से आ रही है। इसका मतलब यहाँ n कितना है? n इज इक्वल टू 3 है। 3 मतलब ऑड है। ऑड है तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। सॉल्व करके देखें तो 2 की पावर 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2
-1 2 की पावर 2 -1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इन्हें आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कैसे मैं इनको सॉल्व करता हूं। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस और नीट या एम्स में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। एडवांस में इंटीजर में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से करिएगा। मैंने आपको तरीका बताया था, कभी यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे। यहाँ हमेशा आप बनाने की कोशिश करेंगे और बनाना बहुत ईजी है। मैंने आपको बताया था कि आपको वेज और डैश लगाना होता है। एक एक बार सारी वेज कंडीशन लेनी होती है, फिर एक एक बार क्या होनी करनी होती है? डैश, फिर वेज, ऐसे करके आपको डैश भी लेना होता है। ऐसे लेना होता है कि चीजें रिपीट ना होने पाए, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। इनको अपन सॉल्व करते हैं तो क्लियर होगा कैसे अपन इनको हैंडल करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सोचिए बच्चों, यहाँ पर अगर बात करूं तो ये कार्बन भी वेज और डैश हो सकता है, ये भी वेज और डैश हो सकता है, और ये भी वेज और डैश हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं लाइन से चलूं तो एक बार मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर तीनों वेज में ले लूंगा। जैसे ही मैंने तीनों वेज में लिए, मतलब क्या हुआ? ये तीनों जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हैं, ये क्या है? प्लेन के ऊपर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये डिफरेंट आइसोमर हुआ। क्या तीनों वेज में और कोई पॉसिबिलिटीज बची? कोई नहीं बची। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा? एक को डैश में चेंज करूंगा। एक को जैसे ही मैंने डैश में चेंज किया, क्या ये डिफरेंट आइसोमर बना या नहीं बना? आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों प्लेन के ऊपर थे, यहाँ एक प्लेन के नीचे है, बाकी दोनों प्लेन के ऊपर है। इसका मतलब ये भी क्या है? डिफरेंट आइसोमर है। अब सोचिए, इस डैश को अगर मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, क्या ये तीनों आइडेंटिकल कार्बन है? पोजीशन आइडेंटिकल है। इसका मतलब डैश अगर मैं यहाँ लगाता हूँ या यहाँ लगाता हूँ, चीजें रिपीट होंगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब अब मेरे पास क्या बचा? 2 डैश। जैसे ही मैंने 2 डैश की बात की, क्या ये रिपीट तो नहीं हो रहा है? इसको देखने का तरीका सोचो। यहाँ एक प्लेन के ऊपर है, 2 प्लेन के नीचे है। यहाँ भी एक प्लेन के नीचे था, 2 प्लेन के ऊपर है। क्या ये इसका मिरर इमेज ही है? अगर इसको मैं पलट दूं तो क्या सेम यही आइसोमर मुझे मिलेगा? और मुझे पता है कि जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं उनका कभी भी मिरर इमेज काउंट नहीं करते, क्योंकि मिरर इमेज क्या होते हैं? उनके आइडेंटिकल होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कभी भी इनको अलग अलग काउंट नहीं करूंगा। इनको मैं कैसे काउंट करूंगा? सेम काउंट करूंगा। इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं बच्चों? रिपीट हो रहे हैं। जब ये रिपीट होना शुरू होते हैं तो आगे वाला आइसोमर क्या सोचेंगे आप? तीनों डैश, और तीनों डैश इसका मिरर इमेज होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्लियर हुआ क्या? इसका मतलब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर कितने आएंगे? 2। तो मैं कह सकता हूं जीआई कितने बनेंगे? यहाँ पर 2 बनेंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को अपने डील किया, सेम वैसे ही अपन इसको भी डील करेंगे। बहुत ही पेशेंसली डील करना है, ठीक है? परेशान नहीं होना है, चीजों को आप समझिए और फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है? यहाँ की बात करें तो यहाँ सब एक बार वेज में ले सकता हूं मैं, फिर एक एक बार इनको डैश में चेंज करूंगा और पोजीशन को इनको चेंज करता रहूंगा, जिससे कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर आते रहे। तो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज है, सारे ऑप्शन आपके पास कहां होने चाहिए? वेज में। मैंने इन सबको कहां रख दिया? वेज में रख दिया। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा? लाइन से एक बार डैश लगाऊंगा। जैसे मैंने डैश लगाया, अब मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि हाँ ये डिफरेंट आइसोमर है। क्यों? सब वेज में थे, यहाँ एक डैश में डिफरेंट हो गया। इस डैश को मैं यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, ये सब आइडेंटिकल पोजीशन है। इसका मतलब ये सब क्या हो गए? रिपीट हो गए। इसका मतलब एक डैश की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ 2 डैश में। जैसे ही मैं यहाँ पर 2 डैश लगाऊंगा तो दोनों डैश मुझे रैंडम नहीं लगाने बच्चों, हमेशा लगातार लगाने हैं, जिससे कि कोई भी आइसोमर मेरा रह ना जाए। लगातार आपको लगाना है, जिससे कि आपको चेंज करने में पता चले कि हाँ मैं चेंज कर रहा हूं तो मैं ये चेंज कर रहा हूं, ठीक है? इस डैश को जैसे मैंने 1 2 पे लगाया, क्या मैं इसको 1 3 पे भी लगा सकता था? 1 3 पे लगाता तो भी वो डिफरेंट आइसोमर आता, आप देख सकते हैं। 1 4 पे लगाता तब भी वो डिफरेंट आइसोमर आता। तो इनको बना लेते हैं बच्चों। मैंने क्या किया? एक बार 1 3 पे लगाया और चेक किया कि क्या ये डिफरेंट है या नहीं। दिख रहा है मुझे कि डिफरेंट है। वैसे ही मैंने क्या किया? 1 4 पे लगाया और फिर मैंने चेक किया कि क्या ये डिफरेंट है या नहीं। तो मुझे दिख गया कि हाँ ये डिफरेंट है। क्लियर? तो सोचिए बच्चों कि यहां पर अगर मेरे पास इस 4 की जगह पे अगर मैं फिर से यहां लगाऊं तो क्या पोजीशन 1 3 हो जाएगी? इसका मतलब ये रिपीट हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही मैं यहां लगाऊं तो पोजीशन 1 2 होगी और ये रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें रिपीट होने वाले कंपाउंड्स पता चल रहा है कि हाँ ये रिपीट हो रहा है, इसे काउंट नहीं करना है। अब सोचिए 2 डैश की कहानी खत्म हो गई।
अब मुझे क्या करना है, 3 डैश। 3 डैश का मतलब बच्चों क्या हुआ, अब मैं तीनों डैश रैंडम नहीं लगाऊंगा, आपको पता चल गया होगा कि सर अब लगातार लगाएंगे। क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है, देख सकते हैं आप। अब डैश की पोजीशन को मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा। जैसे ही मैंने चेंज किया तो अब सोचिए चेंज करने का तरीका किसी एक को ही चेंज करेगा, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या ये डिफरेंट आइसोमर आया? देख सकते हैं ये डिफरेंट आइसोमर है। तो बच्चों यहां पर देखें कि अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर इस डैश को मैं यहां रखूं तो भी क्या है 1 2 3 था, सॉरी 1 2 4 था, इधर रखूंगा 1 2 4, इसका मतलब रिपीट होगा। इसका मतलब क्या यहां पे रिपीट होना शुरू हो गया? क्या कोई ऐसा आइसोमर है जो बच रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो इस डैश को अगर मैं यहां लगाऊं और इस डैश को यहां लगाऊं, ध्यान से देखिए कौन सा आइसोमर है। क्या ये भी एक डिफरेंट आइसोमर है? क्लियर पता लग गया? तो मुझे बताइए क्या ये प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर, ऐसा कोई भी आइसोमर नहीं है जो अल्टरनेट ऊपर नीचे हो। इसका मतलब ये भी एक डिफरेंट आइसोमर है। अब आप देख सकते हैं कि अब चीजें रिपीट हो जाएंगी, सारी की सारी रिपीट होंगी। तो क्या मुझे काउंट करना है? नहीं काउंट करना है। इसका मतलब डिफरेंट कितने आइसोमर है आपके पास, ये है। तो बताइए गिन के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां पर बच्चों कह सकते हैं कि यहाँ जीआई कितने बनेंगे, 8। ये एडवांस में पूछा जा चुका है जेई में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। वहां ऑप्टिकल भी यूज किया हुआ था। तो ज्योमेट्रिकल अगर आपसे पूछे तो आपके डिफरेंट जितने भी आइसोमर बन सकते हैं वो सारे क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। क्लियर हुआ? तो मुझे ऐसे ही सेशन कंप्लीट कर लिया मैंने अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। आपको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन सारे टाइप हमने कवर किए। ठीक है, तो ऐसे नए नए वीडियोस को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें अपने अपने ग्रुप्स में, जिससे कि जिन्हें इनकी जरूरत है वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। क्लियर है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इनकी प्रैक्टिस आप करते रहें। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सेशन आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंप्लीट कर लिया। प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो गई है, तो अब हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ओके गाइस, थैंक यू।